गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे कल्चर और रिलीजियस जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, 17 चैप्टर है जो ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, 17 चैप्टर एनसीईआरटी का जो आर एस शर्मा की है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या रिलीजियस और कल्चरल डेवलपमेंट हुई है मुगल एरा में। तो देर वॉज एन आउटब्रस्ट ऑफ मेनी साइडेड कल्चरल एक्टिविटीज़ इन इंडिया अंडर मुगल एरा। द ट्रेडिशन इन द फील्ड ऑफ, देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल आउटब्रस्ट हुआ है, चाहे वो इंटरमिक्सिंग हुई है बाहर के सेंट्रल एशिया का इंडिया के कल्चर के साथ, चाहे वो न्यू टाइप्स ऑफ जो कल्चर एक इवॉल्व होके आया है, या बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट यहाँ के कल्चर, इंडियंस जो कल्चर है डोमिनेंट कल्चर में असेमिलेट भी हुए हैं। तो जो ट्रेडिशन था, जैसे फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर का, या फिर जो पेंटिंग है, जो लिटरेचर लिखा गया, जो म्यूज़िक क्रिएट किया गया इस पीरियड में, उसने कहीं ना कहीं एक नॉर्म और एक डीपली इन्फ्लुएंस किया है जो आने वाली जनरेशन्स थी उनको भी। अब अगर इसी सेंस में हम बात करें, जो मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड कैन बी कॉल्ड एज सेकंड जो क्लासिकल एज थी, गुप्ता एज के बाद जो सेकंड जो गोल्डन जिसको क्लासिकल एज कहते हैं नॉर्थ इंडिया की खासकर, इस इन दिस कल्चरल डेवलपमेंट जो है ना, इंडियन ट्रेडिशन जो वो एमेलगमेट हुआ है टर्को ईरानियन कल्चर के साथ। और जो जो मुगल लेकर आए थे अपने साथ, तुर्को ईरानियन जो कल्चर है वो अपने साथ लेकर आए थे। और जो तैमुराइड कोच थी समरकंद में जो डेवलप हुई थी, एक कल्चरल सेंटर वेस्ट और सेंट्रल एशिया में तैमूर के टाइम पे। अब बाबर इस चीज़ से वो बड़ा कॉन्शियस था और इस चीज़ उसके ध्यान में थी, ये कल्चरल हेरिटेज। अब वो बड़ा क्रिटिकल था, बहुत सारी कल्चरल फॉर्म, जो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, जो बहुत सारे रीतो रिवाज जो इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, वो उनसे जो है क्या बोल सकते हैं कि वो बड़ा क्रिटिक था कि ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं बहुत सारी। वो क्रिटिकल था बहुत सारी कल्चरल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करती थी, है ना। बस और वो ठान चुका था एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा इंडिया में। जो डेवलपमेंट हुआ आर्ट का, जो कल्चर का, जो वेरियस बहुत सारे और रीजन में इंडिया में इस 14 और 15 सेंचुरी में, उसने कहीं ना कहीं जो है लेड टू एक रिच और वेरिड डेवलप, बहुत सारे मतलब एडिशन हुई है ना हमारे कल्चर में। और ये पॉसिबल है, देखो ना, इट इज़ एन वेरिड डेवलपमेंट फ्रॉम विच इट वॉज पॉसिबल टू ड्रॉ अपॉन, बट फ्रॉम दिस जो है ना ये कल्चरल एफ्लोरिसेंसेस है जो मुगल एज में कुड हार्डली भी हैव बीन पॉसिबल। लेकिन पीपल जो है डिफरेंट एरिया से, जो इंडिया से लोग जो हैं अलग अलग, जो जिनको कहते हैं इलाकों से जो है इंडिया में, एज वेल एज जो लोग बिलोंग करते थे अलग अलग मज़हब या किसी डिफरेंट रेस से, मतलब कोई भी हो, चाहे मोंगलाइड हो, चाहे फिर वो द्राविडियन हो, जैसा भी हो, एज वेल एज जो पीपल डिफरेंट फेथ से, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने सब ने मिल के जो है ये जो इंडिया में एक यूनिक सेट्स ऑफ कल्चर्स डेवलप हुए ना, ऑल द पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इट डजेंट मैटर, ऑल काइंड ऑफ पीपल हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिक कल्चर्स इन इंडिया। इन दिस सेंस अगर हम एक कल्चरल डेवलपमेंट की इस पीरियड की बात करें तो वो एक बड़ा ही एक टुवर्ड्स एक हमें कॉम्पोजिट नेशन कल्चर की तरफ ले जाता है। जैसे आर्किटेक्चर की बात करते हैं, मुगल्स ने बहुत सारे जो है आलीशान जो है वो क्या बनाए, बंग पैलेसेस बनाए, किले बनाए, बहुत सारे महल बनाए, गेट बड़े बड़े बनाए, लोगों के लिए बिल्डिंग्स बनाई जैसे मंदिर, मस्जिद, है ना, वाटर टैंक्स पानी के लिए, इरीगेशन के लिए। उन्होंने बहुत सारे जो है गार्डन्स बनाए, जो बाग बगीचे होते हैं जिनके बीच पानी हमेशा चल रहा है, जैसे चार बाग का स्टाइल जो बाबर ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट जो यूज़ है रनिंग वाटर का, चलते पानी का, जो महलों में था, या जो प्लेजर रिजॉर्ट जो बड़े बड़े थे, जिन्हें फार्म हाउसेस भी कहते हैं आजकल, ये एक स्पेसिफिक फीचर था। ये जो रनिंग वाटर का फीचर है, ये मुगल्स ने ही इंट्रोड्यूस किया है। बाबर जो था वो बड़ा फॉन्ड था ये बाग बगीचों का, क्योंकि सेंट्रल एशिया में तैमूर ने ऐसी चीज़ें बनवाई थी, तो वो बड़ा इंस्पायर्ड था। और उसने बहुत सारे जो है आगरा और लाहौर में बनाए, कश्मीर में, है ना, निशांत बाग जो है कश्मीर का, ठीक है, सम जो मुगल गार्डन्स में से है, शालीमार है लाहौर में, ठीक है, पिंजोरा गार्डन है पंजाब फुट हिल्स में, तो एटसेट्रा जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरह के गार्डन्स जो बिल्डिंग का है वो बड़े फाउंड थे मुगल, स्पेशली जो है बाबर। अब एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर को भी जो है उसको भी और थोड़ा इम्पिटस मिला है शेरशाह के अंडर भी। उसका फेमस जो मसलूनियम है सारासम में बिहार में, उसकी जो बिल्ड हिज मास्क्यू, एक पुराने किले में दिल्ली में, उसे कंसिडर किया जाता है आर्किटेक्चरल मार्वल। तो ये फॉर्म जो है ना ये कॉम्प्लेक्स था, प्री मुगल स्टाइल, मुगल के वेल एस्टेब्लिश और कंसोलिडेट करने से पहले का स्टाइल था।
जो स्टार्टिंग पॉइंट था कहीं ना कहीं यहाँ से एक न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल। अकबर जो था वो पहला मुगल था हु है जिसने रूल किया, हु हैड टाइम एंड मीन टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑन लार्ज स्केल। क्योंकि भाई 13 साल की उम्र में जो है एम्परर बन जाता है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक जो है वो रूल करता है, तो उसके पास जो है एम्पल टाइम था कि वो ये सारी एक्टिविटीज़ कर सके। तो उसने बहुत सारे सीरीज़ ऑफ किले बनाए, फोर्ट्स बनाए। जो मोस्ट फेमस है जिसमें फोर्ट है आगरा का, उसने लाल पत्थर का, बिल्ड इन रेड स्टोन, और एक मैसिव फोर्ट है जिसके बहुत बड़ी जो है गेट लगा हुआ है। अब फ्रॉम देयर उनके किलों से जो है मुगल जो है वो ड्रू ऑन द डेवलपमेंट जो हुआ इंडर ट्रेडिशन का, जो फोर्ट बिल्डिंग का, जैसे एक ग्वालियर और जोधपुर में बनाया, जो कॉम्प्लेक्स, जो क्लाइमैक्स है, मतलब पीक है जो फोर्ट बिल्डिंग की, वो दिल्ली में रीच एट दिल्ली जो है वो शाहजहां के अंडर रीच करती है। जो फेमस लाल किला बनाते हैं दिल्ली रेड फोर्ट, 26 जनवरी 15 अगस्त पे, जहाँ पे तिरंगा नहीं लहराया जाता, ठीक है। 1572 में अकबर ने क्या किया, कमेंस्ड एक पैलेस कम फोर्ट के महल भी और किला भी है फतेहपुर सीकरी में, जो 36 किलोमीटर है आगरा से। अब विच ही कंप्लीटेड, 8 साल लगे उसको बनाने में, और बिल्ट ए टॉप ऑफ हिल, एक मतलब पहाड़ी के ऊपर जाके बनाया। अब ये सारे इनके साथ साथ उन्होंने बहुत से जो है ना मेन मेड आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए जो नेचुरल नहीं है, खोद के जो है पानी भरा गया। इसमें इंक्लूड करते थे बहुत सारी बिल्डिंग इन द स्टाइल जैसे गुजरात और बंगाल में होती थी। इनमें इंक्लूड करते थे केव्स, बैल्कनीज, फैंसीफुल जो है क्योस्क, बहुत सारी चीज़ें, जैसे पंचमहल जो बनाया था। फ्रॉम टेकिंग द एयर, ऑल टाइप ऑफ पिलर यूज जो वेरियस टेम्पल्स में वो एम्प्लॉयड इन, एक सपोर्ट है फ्लैट रूफ पे। तो गुजराती स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है जो महल बनाए गए हैं, प्रोबेबली क्योंकि राजपूत की बीवियाँ जो थी, इनकी राजपूत बीवियाँ थी या उनकी वाइफ्स जो थी, ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड होकर। अब बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग ऑफ ए सिमिलर टाइप वेर ऑल्सो बिल्ड इन फोर्ट, इन द फोर्ट एट आगरा। बहुत सारी बिल्डिंग जो है एक ही तरह की। अब थ्रू ओनली कुछ जो है बची हैं, अकबर ने जो बड़ा क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट था जो आगरा का और फतेहपुर सीकरी को की कंस्ट्रक्शन में। पर्शियन और जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है वो हमें देखता है, जो नीले कलर की टाइल्स यूज़ की गई डेकोरेशन पे, दीवारों पे, या टाइल्स जो फर्श पे, फ्लोर रूफ पे लगाई हैं, छत पे या फ्लोर पे, तो उससे हमें जो है वो सेंट्रल और पर्शियन जो है इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन जो सबसे मैग्निफिसेंट, जो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग एक वाज़ मॉस्क, एक मस्जिद है, एंड उसे गेटवे भी कहा जाता है। ये बुलंद दरवाज़ा जो बिल्ड किया था कॉमोमरेट करने की, इसको अकबर की जीत को जो है क्या सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात में। द गेट है एक स्टाइल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड हाफ डोम पोर्टल, मतलब जहाँ पे जो है डोम वाज टू स्लाइस ए डोम इनटू हाफ, मतलब आधी डोम है, ठीक है। वाइल जो छोटे दरवाजे हैं कुड बी मेड इन द रेयर वॉल, सामने वाली में, और डोम जो है और रूफ जो है वो ऊपर उससे उनसे मिलती है। ये डिवाइस जो है ये ईरान से हमने बोरो की थी, मतलब हाफ डोम वाला सिस्टम, और ये जो है बाद में मुगल्स का एक परमानेंट फीचर बन गया था। जैसे जैसे एम्पायर जो है कंसोलिडेट हुआ, मुगल आर्किटेक्चर जो है और जो है क्लाइमैक्स पे पहुंचा। जब एडमिनिस्ट्रेशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी, कॉमर्स, ट्रेड जो है इम्प्रूव हुआ एम्पायर में, थ्रू आउट द एम्पायर लॉ एंड ऑर्डर वेल मेंटेन्ड हो गया, तो ये जो है ना आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस होने लगा। अब टुवर्ड जब तक जहांगीर की जो है ना बादशाहत का जो वक्त ख़त्म होता है ना, तो प्रैक्टिस होने लगी, बिगेन द प्रैक्टिस जो पुटिंग के बिल्डिंग्स जो है ना वो इंटायरली मार्बल की बनाने लगे, वाइट पत्थर है ना, और डेकोरेट करने लगे जो है दीवारों को फ्लोरल डिज़ाइंस के साथ, जिसमें सेमी प्रेशियस बहुत सारे कीमती पत्थरों का यूज़ होने लगा, बहुत सारी ड्राइंग्स का यूज़ होने लगा। तो ये मेथड जो डेकोरेशन का था, इसको कहते थे पैतरा दोरा, जो बहुत पॉपुलर हुआ शाहजहां की रेन के अंदर, जो लार्ज स्केल में यूज़ भी हुआ ताजमहल। तो जस्टली रिगार्ड एक तरह के जो है ना एक ज्वेल ऑफ द बिल्डिंग आर्ट। तो ताजमहल जो है ना उसने कहीं ना कहीं इकट्ठा किया एक प्लेजिंग मैनर में कि जितनी भी आर्किटेक्चरल फॉर्म जो डेवलप हुई हैं मुगल्स में वो सारी तुम्हें ताजमहल में दिखेंगे। हुमायूं का जो मकबरा है जो दिल्ली में है, ये बनाया था बिगनिंग जो शुरुआत में अकबर की रेन के, जिसका एक मैसिव डोम है मार्बल का पूरा, ठीक है। मे बी कंसिडर इसको एक प्रीकसर कहा जाता है ताजमहल से पहले, लेकिन ताजमहल जो है ना वो इट्स अ क्लाइमैक्स ऑफ बिल्डिंग, इसलिए तो आज भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है ना। इसमें डबल डोम्स जो है एक और फीचर था इस बिल्डिंग का। ये डिवाइस जो है इसने इनेबल किया कि बड़ी बड़ी अब डोम्स जो ऊपर वो गोल है ना रूफ, वो बनाई जा सकती हैं और अंदर से छोटी दिखेगी, संबंध, ठीक है, स्मॉलर अंदर पे और बाहर बड़ी,
ठीक है। तो जो चीफ ग्लोरी है सो ताज की, इसकी जो बहुत बहुत बड़ी जो गोल डोम है ना ऊपर जो छत है, और 4 सिलेंड्रिकल जो जो पिलर्स हैं साइड में, मीनारत, ठीक है, मिनीरेट्स, जो लिंक करते हैं प्लेटफॉर्म को मेन बिल्डिंग के। तो एक प्लेटफॉर्म पे एक ऊंची जगह पे बनाई गई है ना ये, और ये ऊपर डोम है बिल्डिंग के, ठीक है। इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, 4 पिलर्स 4 कॉर्डिनल डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो तो जो डेकोरेशन है वो बड़ी कम रखेगी, ठीक है। और डेलिकेट मार्बल स्क्रीन्स, पैतरा दोरा, इनले वर्क, बहुत सारे काम किए गए, चित्रकारी की गई। इन्होंने जो है इफेक्ट्स ऐड किए, बहुत सारे अराबिक में जो है वर्सेस लिखे गए। तो बिल्डिंग ने गेन बाई बीइंग प्लेस्ड इन द मिड्स ऑफ एक, और चारों तरफ जो है ये बिल्डिंग है और इसके चारों तरफ जो है गार्डन है। इस गार्डन ने कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को और ब्यूटीफाई किया, ठीक है। जो मस्जिदों को बनाने का है वो भी क्लाइमेक्स पे जो है रीच हुआ शाहजहां के अंदर। 2 सबसे बेहतरीन जो है वह, जिसको एक तो मोती मस्जिद कहा जाता है आगरा में, ठीक है, मोती मस्जिद आगरा, और बिल्ट लाइक जैसे ताजमहल की तरह इंटायरली जो है मार्बल की बनाई। और दूसरी है जामा मस्जिद जो है दिल्ली की, जो लाल पत्थर से बनाई गई, लाल रेड सैंडस्टोन से, बड़े बड़े गेट्स, टॉल और पतली पतली ये साइड में जो मिनारत बनाई गई पिलर टाइप की, और सीरीज ऑफ डोम्स फीचर जो है जामा मस्जिद में दिल्ली में भी है। तो ये 2 जो है, मोती मस्जिद जो आगरा में, ये शाहजहां के अंडर है ना, और जामा मस्जिद दिल्ली में। अब ऑल थ्रू जो है नॉट मेनी बिल्डिंग जो है वो औरंगजेब के टाइम पे बनी, क्योंकि वो वह जो इकोनॉमिकली माइंडेड था। नॉट मेनी बिल्डिंग वेर पुट फॉरवर्ड हु वाज इकोनॉमिकली माइंडेड, क्योंकि वो इतना खर्चा नहीं करना चाहता। अब मुगल आर्किटेक्चर ट्रेडिशन है वो बेस्ड था कॉम्बिनेशन पे कि हम हिंदू, तुर्की ईरानियन फॉर्म, और जो डेकोरेटिव डिज़ाइंस हैं वो कंटिन्यूड रहे बिना किसी ब्रेक के 18 और 19 सेंचुरी में। तो कहीं ना कहीं जो मुगल ट्रेडिशन जो इन्फ्लुएंस हुआ था पहले महल और किले बनाने से बहुत सारी प्रोविंस में और लोकल किंगडम में, इवन जो हरमंदर साहिब है ना सिखों का, गोल्डन टेम्पल है ना, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है अमृतसर में, उसको भी जो है रीबिल्ड किया बहुत बार इस पीरियड में। उसकी आर्क्स और डोम्स और बहुत सारे नए फीचर जो मुगल ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर के हैं वो भी ऐड किए गए, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो है वो शाहजहां और औरंगजेब के अंदर, जहांगीर के अंदर, अकबर, मुगल डायनेस्टी के अंदर जो है फ्लोरिश हुआ। अगर हम बात करें पेंटिंग की, देखो जो मुगल है ना उन्होंने बहुत डिस्टिंक्टिव करने, एक अलग सा कंट्रीब्यूशन दिया फील्ड ऑफ पेंटिंग में। उन्होंने नई थीम्स कि जिसपे जो कोर्ट, जो मुगल कोर्ट है ना, जो मुगल्स का जो दरबार है, कोर्ट जिसको दरबार भी कहते हैं, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की, है ना। जंगों के सीन्स, कैसे लड़ाई हो रही है, चेज़, और नए कलर्स जो है, नई तरह की फॉर्म ऐड की गई। उन्होंने बहुत सारे नए रिवाज पेंटिंग के जो कंटिन्यू टू, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द जो कंट्री में चल रहा था, वो जो है लॉन्ग आफ्टर ग्लोरी ऑफ मुगल हैज़ डिसअपियर्ड, वो चलता रहा। देखो कैसे जो रिचनेस थी स्टाइल की, अगेन वो इस फैक्ट से थी कि इंडिया जो है वो, इंडिया में देखो हम भीम भेटका है ना, जो वो स्टोन एज, तब से जो है पेंटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। आप अजंता केव में देखो, ठीक है, बुद्धा की पेंटिंग, ठीक है। आप जो है कैलाश टेम्पल में देखो, तो पेंटिंग का जो है वो बहुत पुराने से रिवाज है। जो वॉल पेंटिंग है अजंता की, ये देखो ना, वॉल पेंटिंग अजंता की देखो 18th सेंचुरी में, आफ्टर द 8th सेंचुरी ट्रेडिशन जो है ना वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। और पाम लीफ के जो मैनोस्क्रिप्ट्स थे, जो पत्ते पे लिखे जाते थे, जो जैन टेक्स्ट थी डिफरेंट 13th सेंचुरी के ऑनवर्ड, शो के ट्रेडिशंस जो है वो हैड नॉट डाइड, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। अगर जैन को छोड़ भी तो बहुत सारे प्रोविंशियल जो किंगडम्स थी, जो छोटी छोटी, जैसे मालवा है, गुजरात है, उन्होंने अपना पैट्रोनेज दिया पेंटिंग को 15th सेंचुरी में। लेकिन इसका असली जो एकदम लार्ज स्केल पे रिवाइवल हुआ वो अकबर के दौरान हुआ। वाइल एट द कोर्ट ऑफ शाह ऑफ ईरान जो था, हुमायूं ने क्या किया, उसने 2 मास्टर पेंटर्स को अपने साथ इंडिया लेके आया था। जब वो इंडिया वापस आया, उनकी लीडरशिप के अंदर अकबर की बादशाहत के दौरान जो क्या हुआ, एक पेंटिंग वर्कशॉप खोली गई, इंपीरियल ने एस्टेब्लिश, जो वन ऑफ द इंपीरियल एस्टेब्लिशमेंट, जो कारखाने जो होते थे ना, उनमें एक पेंटिंग का कारखाना भी था। तो जहाँ पे बहुत सारे पेंटर्स जो थे, बहुत सारे जो, और मेनी ऑफ देम जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे काम करते थे और डिफरेंट पार्ट ऑफ द पूरे मुल्क के डिफरेंट कोनों से लेकर आए हुए थे।
और शुरुआत से भी हिंदू मुस्लिम जो है वो दोनों मिल के काम करते हैं। तो जो दशवंत है और बासवान है वो दो फेमस पोइट थे अकबर की कोर्ट के, पेंटर्स थे अकबर की जो है दरबार में। अब जो स्कूल वो बड़ा जल्दी डेवलप हुआ, जो स्कूल डेवलप हुआ पेंटिंग स्कूल सुन बिकेम सेलिब्रेटेड एक सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम जो इलस्ट्रेटिंग जो पर्शियन बुक्स थी उनको जो है चित्रकारी करने के लिए, उनको डेकोरेट करने के सिवा पेंटर जो है वो टास्क लेने लगे पर्शियन टेक्सटिंग, महाभारता को, हिस्टोरिकल वर्क जो था अकबरनामा को और बाकी भी। तो इंडियन थीम्स और इंडियन सीन और इंडिया की जो ज़मीनें कैसी हैं, लैंडस्केप, पहाड़, प्लेन, तो इनको बड़ा वोग और हेल्प, फ्री स्कूल ऑफ जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था वो भी हो। तो इंडियन कलर्स जो है जैसे पीकॉक ब्लू, जैसे लाल, इंडियन रेड है, ये यूज़ होने लगे। अबोव ऑल इन सब के बावजूद समवट यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्शियन स्टाइल जो है ना वो भी कहीं ना कहीं बिगेन टू रिप्लेस जो राउंडेडनेस था इंडियन ब्रशेज में। तो कहीं ना कहीं पिक्चर को एक 3 डायमेंशन इफेक्ट देने लगे। तो मुगल पेंटिंग जो है वो क्लाइमैक्स पे रीच होती है जहांगीर के अंडर, जो बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटिव आई था। वो हैड वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग, बड़ी परख वाली उसकी आंख थी। और इट वाज फैशन इन द मुगल स्कूल में कि जो मुंह है, जो चेहरा है, जो बॉडी है, जो पाँव है, पीपल इन जो सिंगल पिक्चर है वो पेंट किए जाएं डिफरेंट आर्टिस्ट के द्वारा। ठीक है, मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट जो है डिफरेंट आर्टिस्ट के द्वारा पेंट किए। तो जहांगीर क्लेम करता था दैट ही कुछ डिस्टिंग्विश, कि वो जो है फ़र्क बता सकता है वर्क हर एक आर्टिस्ट का एक ही पिक्चर में देख के कि ये किसका है, ये किसका, ये किसका, ये किसका, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ जो है वो डिफरेंट जो है लोगों ने जो है वो पेंट करते थे। अब पेंटिंग जो है शिकार की होती थी, जंगों की होती थी, दरबार के कोर्ट के सीन होते थे। अंडर जहांगीर स्पेशल प्रोसेस जो है वो बनाया गया पोर्ट्रेट पेंटिंग में और पेंटिंग ऑफ एनिमल्स। मंसूर जो था एक बड़ा एक ग्रेट नेम है इस फील्ड में, मंसूर याद रखना। पोर्ट्रेट पेंटिंग होने लगे जो बड़ा फैशनेबल हो गया, जो अकबर के अंडर अकबर भी यूरोपियन पेंटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई अकबर के दरबार में, पुर्तगीज़ जो प्रीस्ट हैं, पादरीज हैं, उनके द्वारा। और इनके इन्फ्लुएंस के अंदर जो प्रिंसिपल जो था फोर साइटिंग, मतलब दूर दिख रहा है, नज़दीक की चीज़ जो है दूर दिख रही है, दूर की चीज़ बड़ी नज़दीक दिख रही है। जहाँ पे नज़दीक की चीज़ जो है ना, वेयर बाई नियर एंड डिस्टेंट पीपल एंड थिंग्स कुड बी प्लेस्ड इन परस्पेक्टिव एंड वेर क्वाइटली अडॉप्टेड। तो पिक्चर में आप देख सकते हो कोई दूर दिख रहा है, कोई नज़दीक में है। तो इस तरह के डिफरेंसेस लाए गए जो यूरोपियन पेंटिंग में थे, जो पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस किए अकबर के दौरान। अब जो ये ट्रेडिशंस है ये शाहजहां के दौर में भी कंटिन्यू रहा। औरंगजेब जो है वो पेंटिंग में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, और उसने कहीं ना कहीं ये इनको पैट्रोनाइज करना बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये आर्टिस्ट जो है फिर जो है इस कोर्ट से, जो मुगल कोर्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो चले गए। अब इसने कहीं ना कहीं जो ये औरंगजेब का डिसइंटरेस्ट था कि मुगल पेंटिंग में, इससे क्या हुआ कि मुगल लोगों को जितनों को जो है नौकरी मिली हुई थी, पैसा मिल रहा था पेंटिंग के काम में, वो सारे लोग अब नौकरी की तलाश में जो है अलग अलग फैलने लगे और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में गए, वहाँ के जो है दरबार में जो है नौकरी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। इसने कहीं ना कहीं हेल्प किया जो पेंटिंग का डेवलपमेंट था राजस्थान और पंजाब की पहाड़ों में, जो कुमाऊँ है, हिमाचल है, पहाड़ी पेंटिंग जिसको बोलते हैं। अब मुगल ट्रेडिशन जो पेंटिंग का तो होएवर वो रिवाइव हुआ ड्यूरिंग 18th सेंचुरी अंडर जो है पैटर्नेज जो सक्सेसर थे औरंगजेब के बाद। लेकिन जो राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, उस वो कंबाइन करता था थीम्स, कंबाइन द थीम्स जो अर्लियर ट्रेडिशन थे, जो अर्लियर रिवाज थे, जो वेस्टर्न इंडिया के, जो जैन स्कूल की पेंटिंग थी, जो मुगल फॉर्म था और ये स्टाइल था, इन सबको कंबाइंस करता था। कहीं ना कहीं जो एडिशन टू जो हंटिंग या फिर शिकार के या कोर्ट के जो सीन थे, दरबार के सीन थे, उनके अलावा भी जो पेंटिंग में माइथोलॉजिकल थीम्स भी आने लगे, जैसे कृष्णा, राधा, ठीक है, बारहमासा, कृष्णा, राधा दी, बारहमासा, 12 सीजन, रागाज, मेलोडीज। तो पहाड़ी स्कूल जो है वो कंटिन्यू रहा इन ट्रेडिशंस के अंदर, ठीक है। अब मुगल्स के अंदर हमने पेंटिंग का देखा, हम मुगल्स के अंदर देखते हैं लैंग्वेज, लिटरेचर और म्यूजिक का क्या हाल हुआ। एक इंपॉर्टेंट रोल था पर्शियन और संस्कृत का, वो एज अ व्हीकल काम करती थी ऑफ थॉट एंड गवर्नमेंट एट ऑल इंडिया लेवल। सारी इंडिया लेवल पे पर्शियन क्योंकि मुगल सेंट्रल एशिया से आए थे, संस्कृत क्योंकि इंडिया में रूट थी कब से है, तो ये दोनों लैंग्वेज और इनके साथ साथ जो डेवलपमेंट हुआ रीजनल लैंग्वेजेस का भी लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, जो भक्ति मूवमेंट हुई, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी, जो रीजनल लैंग्वेज है ना वो डेवलप हुई। और इनको जो है लोकल रूलर्स और रीजनल रूलर्स के द्वारा जो है इनको पैट्रोनेज भी मिला, इनको मदद मिली, पैसा मिला,
और ये लोकल लैंग्वेज भी फ्लोरिश हुई। अब ये जो ट्रेंड्स थे ये कंटिन्यू रहे 16 और 17 सेंचुरी में भी, ठीक है। बाय द टाइम जब तक कि अकबर जो है, बाय द टाइम ऑफ अकबर जो नॉलेज थी पर्शियन की हैड बिकम सो वाइड स्प्रेड, पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया में फैल चुकी थी, दैट ही डिस्पेंस्ड विद द ट्रेडिशन ऑफ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो लोकल लैंग्वेज में रखते थे हिंदुआनी में, उसको उसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इन एडिशन टू पर्शियन, मतलब अब क्या हुआ, होएवर जो ट्रेडिशन था कि रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड है कितना पैसा आ रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर, वो लोकल लैंग्वेज में रहेगा, वो ढक्कन में कंटिन्यू रहा, दक्कन स्टेट में। स्टिल जो उनकी जो स्टिल देर एक्सटिंक्शन इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, टिल जब तक कि उस खत्म होता लोकल लैंग्वेजेस में ही यूज़ होता रहा, ठीक है। दक्कन में ऊपर ख़त्म हो चुका था नॉर्थ इंडिया में। अब पर्शियन में पोइट्री और प्रोज जो हैं वो लिखी जाने लगी ड्यूरिंग अकबर रेन में, और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेक्स पे था। अब्दुल फजल जो एक बड़ा स्कॉलर और स्टाइलिस्ट था, एज वेल एज एक लीडिंग हिस्टोरियन था उस टाइम का, उसने एक स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग शुरू की जो बहुत सारी जनरेशन आने वाली ने फॉलो की। जो लीड पोइट था इस एज का, उसका ब्रदर था फयाजी, जिसने हेल्प भी किया अकबर की, जो है अकबर की जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, ट्रांसलेशन महाभारता की कैरी आउट हुई उसके सुपरविजन के अंडर। उदपी, नज़ेरी जो दो बाकी लीडिंग पर्शियन पोइट्स थे, थ्रू जो पैदा पर्शियन में हुए, लेकिन वो बहुत सारे मेनी देवर अमंग द मेनी पोइट्स और स्कॉलर जो माइग्रेट होकर ईरान से इंडिया में आए थे इस पीरियड में, और इसने जो है कहीं ना कहीं मुगल कोर्ट को वन ऑफ द कल्चरल सेंटर जो है इस्लामिक वर्ल्ड का बना दिया था। हिंदू लोगों ने भी बहुत सारा जो है योगदान दिया जो है ग्रोथ में जो है पर्शियन का लिटरेचर का। अपार्ट फ्रॉम जो लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क है, बहुत सारे नंबर ऑफ फेमस जो है डिक्शनरीज जो है पर्शियन लैंग्वेज की जो है वो कंपाइल होने लगी इस पीरियड। अब जो बहुत सारी जो नंबर ऑफ संस्कृत वर्क्स जो प्रोड्यूस हुई इस पीरियड में वो बड़ी क्वाइट इंप्रेसिव थी। जैसे हम एज बिफोर मोस्ट ऑफ द जो वर्क है इस जो प्रोड्यूस हुआ साउथ और ईस्ट इंडिया में, वो लोकल रूलर्स की मदद से हुआ। बट जो मेन सेंटर था वो बनारस था, और जहाँ पे स्कॉलर जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द मुल्क से जो है वो आते थे यहाँ पे टू कांग्रीगेट, मतलब मिलते थे, सीखते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। और कुछ वर्क्स जो प्रोड्यूस हुआ वो ब्राह्मण्स ने जो लोग एम्प्लॉय किए हुए थे, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ऑफ जो मुगल एम्पायर थे, जो ब्राह्मण्स जो एम्प्लॉय किए हुए थे मुगल्स के द्वारा, ठीक है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ भी बहुत सारा काम जो है प्रोड्यूस हुआ। अब रीजनल लैंग्वेजेस ने जो है ना वो कहीं ना कहीं इस दौर में बड़ी स्टेबिलिटी और बड़ा मैच्योरिटी जो है आ गई थी, और कुछ में बड़ी फाइन जो है फाइनेस्ट लिरिकल पोइट्री जो है वो प्रोड्यूस होने लगी इस पीरियड। जैसे डिलियंस ऑफ जो कृष्णा और राधा है, मिल्क मेड है, प्रैंक जो बच्चों पे कृष्णा, और स्टोरी जो है भागवत पुराणास की, और फिगर्स जो है लिटरली लार्जली जो है लिरिकल पोइट्री जो बंगाल, उरी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती इस पीरियड में होने लगी। बहुत सारे डिवोशनल जो है हम्स जो है रामा पे वो भी कंपोज हुए, रामायण महाभारता वो ट्रांसलेट हुई बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में, स्पेशली इफ़ दे हैड नॉट ट्रांसलेटेड इट अर्लियर। बहुत सारी फ्यू ट्रांसलेशन और अडाप्टेशन जो है वो पर्शियन में पहले ही बन चुकी थी। बहुत हिंदू मुस्लिम जो है वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो जो एलवाल ने कंपोज की बंगाली में वो भी ट्रांसलेट हुई पर्शियन में। हिंदी में जो है पद्मावत जो स्टोरी जो है बाय सूफी सेंट जो मलिक मोहम्मद जैशी की है ना, यूज टू द अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन चित्तौड़, ठीक है, जो स्टोरी लिखी बाय सूफी सेंट ने मलिक मोहम्मद जैशी की, यूज्ड द अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जो अटैक है एज ए अलर्गी टू एक्सपाउंड के सूफी आइडियाज़ इन रिलेशनशिप कैसे सोल गॉड के साथ अलॉन्ग विद हिंदू आइडियाज़ अबाउट माया। तो ये सारी चीज़ों का जो है उन्हें बड़ा प्रोमिनेंटली जो है स्प्रेड किया। मेडिवल हिंदी जो है जो ब्रिज फॉर्म में है, दैट इज़ द डायलेक्ट जो स्पोक होता है नेबरहुड ऑफ जो क्या आगरा में, जो आगरा के पड़ोस में बोला जाता था, वो भी पैट्रोनाइज, उसको भी जो है मदद दी मुगल एम्पायर, उसको भी पैसा दिया, उसको भी जो है कारखानों में लोगों को भर्ती किया, और हिंदू रूलर्स ने भी दिया। अब अकबर के वक्त से जो हिंदी पोइट थे वो जो है कहीं ना कहीं मुगल कोर्ट के साथ जुड़ने लगे। एक लीडिंग जो मुगल नोबल थे अब्दुल रहीम खान, उसने प्रोड्यूस की एक फ़ाइन ब्लेंड, कैसे भक्ति पोइट्री को जो है पर्शियन आइडियाज़ ऑफ लाइफ और ह्यूमन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो उस कहीं ना कहीं पर्शियन और जो हिंदी लिटरेरी ट्रेडिशंस थे वो अब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगे, पर्शियन और हिंदी, समझना। और बट जो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल जो हिंदी पोइट थे जैसे तुलसीदास है जिन्होंने रामा लिखी एज ए गॉड और हीरो, उन्होंने ये डायलैक्ट जो हिंदी स्पोकन का वो ईस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश में जो है वो यूज़ किया बहुत ज़्यादा। और प्लीडेड फॉर जो मॉडिफाइड जो कास्ट सिस्टम है बेस्ड नॉट ऑन के बर्थ पे नहीं होना चाहिए बल्कि इंडिविजुअल की क्वालिटी जो मॉडिफाई हुआ है अब कास्ट सिस्टम के जो पहले था कि बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होना चाहिए, बट
उन इंडिविजुअल एक इंसान की कितनी काबिलियत है, क्या मेरिट है उसका, उस पर होना चाहिए। तुलसीदास बड़े ही एसेंशियल एक ह्यूमनिस्टिक पोएट थे। वो हप हेल्ड जो है फैमिली आइडियल्स और कंप्लीट डिवोशन जो है रामा को होनी चाहिए एज ए, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए। ओपन टू ऑल और इररिस्पेक्ट, किसी भी कास्ट से हो, सबके लिए दरवाजे खुले। साउथ इंडिया में, इन साउथ इंडिया मलयालम जो है वो स्टार्टेड, उसका लिटरेरी करियर जो है वो स्टार्ट हुआ एक सेपरेट लैंग्वेज का ऑन इट्स ओन राइट। मराठी जो है वो कहीं ना कहीं उसको अपोगी एट द हैंड ऑफ जो एक नाथ और तुकाराम उनके हाथ में थी। असर्टिंग की इंपॉर्टेंस मराठी का एक नाथ क्लेम करते हैं, अगर संस्कृत जो है वो गॉड के द्वारा बनाई गई है, वाज प्राकृत बोन ऑफ थीफ, क्या प्राकृत जो है चोरों से निकली है या नाइफ से। लेट दीज एरिंग बाई ऑफ बी वैनिटी अलो। गॉड कभी जुबानों में भेदभाव नहीं करता, उसके लिए प्रकृति और संस्कृत दोनों बराबर है, एक तरह है। माई लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज मराठी इज वर्थ ऑफ एक्सप्रेसिंग द हाईएस्ट सेंटिमेंट एंड इज रिच लेडन विद फ्रूट ऑफ डिवाइन नॉलेज। तो ये अनडाउटेबली जो है कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है उनके जज्बात इन सारे राइटर्स के लोकल लैंग्वेजेस में। तो ये शो करता है कॉन्फिडेंस और स्टेटस जो एक्वायर किया इन लैंग्वेज में, ठीक है, ड्यू टू राइटिंग जो सिख गुरुज पंजाबी है ना रिसीव्ड न्यू लाइफ, पंजाबीज ने भी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये लोकल लैंग्वेज जो लिटरेचर जो फ्लोरिश हुआ ड्यूरिंग मुगल। अब म्यूजिक जो एक और ब्रांच है कल्चरल लाइफ की हिंदू और मुस्लिम की, मुस्लिम जहाँ कोऑपरेट करते हैं, एक और ब्रांच जो कल्चरल लाइफ की जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं वो है म्यूजिक, क्योंकि दोनों टाइप लोग सुनते हैं, सभी रिलीजियस पीपल सुनते हैं म्यूजिक। अकबर ने जो है पैट्रोनाइज किया जो तानसेन था ग्वालियर का, तानसेन ऑफ ग्वालियर, याद रखना, जिसको क्रेडिट दिया जाता है विद कंपोजिंग, उसने नई मेलोडीज जो रागाज जो है वो कंपोज किए थे। जहांगीर शाहजहां जो थे एज वेल, बहुत सारे मुगल नोबल जो थे वो इनकी फॉलो करते थे, इनके एग्जाम्पल्स। देर आर, वहाँ बहुत सी कहानी है कि जो अबाउट बरियल ऑफ म्यूजिक बाई जो ऑर्थोडॉक्स के औरंगजेब ने क्या किया था कि पूरा दफन ही कर दिया था म्यूजिक, कि वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था और म्यूज़िक हराम होता है इस्लाम में, तो उसको नहीं पसंद था। लेकिन रिसेंट जो रिसर्च हैं वो ये कहती है कि औरंगजेब बैनिश्ड सिंगिंग फ्रॉम हिज कोर्ट बट नॉट प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, कि उसने जो है गाना अपने जो दरबार में वो मना किया था, लेकिन म्यूज़िक बजाना नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं। तो इनफैक्ट जो है औरंगजेब हिमसेल्फ जो है एक वीणा प्लेयर के साथ चलता था, वीणा प्लेयर उसके साथ चलता था, वीणा बजाने वाला। म्यूज़िक जो है इन ऑल फॉर्म जो है वो कंटिन्यू भी रहा और वो पैट्रोनाइज भी किया गया, उसको पैसे दिया गया, उसके लिए खर्चे किए गए, उसको प्रमोट किया गया औरंगजेब की क्वींस के द्वारा हरम में भी, और उनके बहुत सारे राजकुमार और नोबल्स के द्वारा भी, ठीक है। इंडियन म्यूज़िक जो है इन पर्शियन जो है वो रिटन ड्यूरिंग औरंगजेब रेन। जो इंडियन म्यूज़िक जो पर्शियन में लिखा गया वो औरंगजेब के टाइम पे लिखा गया, औरंगजेब के रेन में। बट जो मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई जो फील्ड ऑफ म्यूज़िक में वो इसके बाद हुई, मोहम्मद शाह के टाइम। शाह रंगीला है ना, जो एक ग्रेट पैटर्न था म्यूज़िक और म्यूजिशियंस का। ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है मोहम्मद शाह जो 1719 से 48 इन इस पीरियड में हो, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में देखने के लिए चीज़ें, ठीक है। फिर है रिलीजियस आइडियाज़, लोगों की बिलीफ कैसी थी और प्रॉब्लम क्या हुई घुल मिलने में, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बारे में देखो। जो भक्ति मूवमेंट थी कंटिन्यूड ए पेस ड्यूरिंग जो 16 17 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट तो चली, और इन नई मूवमेंट्स में सिख मूवमेंट जो थी, जो पंजाब में जो व्हाट इज़ कॉल्ड जो महाराष्ट्र धर्म जो है इन महाराष्ट्र, और जो सिख मूवमेंट थी उनकी कहीं ना कहीं ओरिजिन हुई जो नानक ने जो सिखाया। लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं लिंक की जा सकती है जो इंस्टीट्यूशन था गुरुशिप का। पहले 4 गुरु जो है उन्होंने कंटिन्यू किया ट्रेडिशंस का कि मेडिटेशन करो और स्कॉलरशिप। 5वां गुरु अर्जुन दास जो था उन्होंने कंप्लीट की कंपाइलेशन जो है 6 स्कल्पचर्स की, जिनको आदि जो है ग्रंथ कहते हैं, जो उनकी सीक्रेट बुक है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि गुरु ने कंबाइन की थी दोनों स्पिरिचुअल और दुनिया की जो वर्ल्डली लीडरशिप है उनके लोगों की, उनको सही रास्ते पे चलाने। गुरु अर्जुन ने शुरू की टू लिव इन एक एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल में जीना शुरू किया, जैसे अपर क्लास लोग, जैसे रॉयल नोबिलिटी रहते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई अमृतसर में,
बड़े बेहतरीन कपड़े पहने, बड़े आलीशान घोड़े रखे, है ना, जो सेंट्रल एशिया से आते थे, और मेंटेन किया एक रिटेनर इन अटेंडेंस। ही ऑल्सो, उसने एक सिस्टम स्टार्ट किया कलेक्टिंग ऑफरिंग फ्रॉम सिख एट ए रेट ऑफ 1/10 ऑफ देयर इनकम टू प्रमोट मूवमेंट, के 10% जो उनकी इनकम का है, एक का मतलब 10वां हिस्सा अपने उनकी इनकम का, जो मूवमेंट को, इस मूवमेंट को जो है सिखिज्म को प्रमोट करने के लिए सिखों से। अकबर बड़ा ही इम्प्रेस था इन सिख गुरु से, एंड वो बहुत बार उन्होंने अमृतसर विजिट भी किया। होएवर एक क्लैश बिगेन जब इम्प्रिजनमेंट और डेथ हुआ गुरु अर्जुन का जहांगीर के द्वारा ऑन द चार्ज के वो जो है खुसराओं की मदद कर रहे थे, प्रिंस की जो उन्होंने बगावत की थी, विद मनी और पैसा उनको दे रहे थे और उनके लिए प्रेयर कर रहे थे कि जीते, उससे जो है एक नोक चोक हो गई। उसके सक्सेसर गुरु हरगोविंद जो है उनको जेल किया गया कुछ वक्त तक, बट सुन जो है ये इनको आज़ाद कर दिया, और अच्छे रिलेशनशिप जो है जहांगीर के साथ भी शुरू हुए। एंड अकम्पनीड हिम इन हिज जर्नी टू कश्मीर के साथ भी, जस्ट उनकी डेथ से पहले उन्हें कश्मीर के साथ भी गए। तो गुरु हरगोविंद जो है ना, वो भी क्लैश में आए शाहजहां के साथ एक हंटिंग, एक शिकार के इंसिडेंट पे, जब एम्परर जो है वो अमृतसर के नज़दीक शिकार कर रहा था एक अपने फेमस हॉक का, जो गुरु के कैंप में चली गई थी और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि उसे देने के लिए। तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ लड़ाइयाँ हुई। वो जो मैटर था वो जो है उनके वेल विशर्स जो कोर्ट में थे उनकी वजह से ये सुलझा दिया गया। एक सेकंड कन्फ्लिक्ट फिर होती है लिटिल लेटर, जब गुरु जो है अटेम्प्ट करते हैं एक नई सिटी बनाने का रिवर ब्यास पे, जो जलंधर है, उसको जो है ऑब्जेक्ट किया गया जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। एक तीसरी कन्फ्लिक्ट होती है जब दो घोड़े जो है बड़ी खूबसूरत और बड़ी तेज़ जो है वो जो है गुरु लाते हैं सेंट्रल एशिया से, वो जो है रॉयल ऑफिसर्स के द्वारा जो उन्हें सीज कर लिया जाता है। अब जो फॉलोअर थे गुरु के, भीदी चंद थे, वो इन घोड़ों को चुराते हैं और वो गुरु के सामने पेश करते हैं। बाय द टाइम जो गुरु हैड साइजेबल फॉलोइंग, एक सीरीज ऑफ जो है लड़ाइयाँ होती रहती हैं जो गुरु के और उनके बीच में। तो गुरु सपोर्ट किया जाता था फॉर सम टाइम बाय पठान्स और पैदा खान के द्वारा। अल्टीमेटली गुरु हरि गोविंद जो है वो रिटायर हो जाते हैं टू पंजाब के पहाड़ों में, और वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। तो ये सारी कन्फ्लिक्ट जो थी वो बड़ी इनकॉन्सिक्वेंशियल थी नेचर में, उनका कोई बड़ा कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई बड़ी टसल नहीं हो। अकॉर्डिंग टू जो वेल नोन हिस्टोरियन आर.पी. त्रिपाठी जो स्क्राइब देम टू बी, वो नहीं कहते कोई पर्सनल और पॉलिटिकल फैक्टर रैदर देन रिलीजन। पर्सनल पॉलिटिकल फैक्टर, कोई रिलीजियस मैटर पे लड़ाई नहीं हुई। गुरु अजीम करते एक रिच लाइफस्टाइल, और वो एक उन्होंने जो है सच्चा पदशाह कहा जाता था कि ट्रू स्वर्गन उनके फॉलोअर्स के द्वारा, और डज नॉट सीम टू हैव ए कॉज ऑफ कंसर्न टू रूलर्स को कोई नहीं था, क्योंकि ये एक सूफी सेंट थे जिन बड़ी रिच लाइफस्टाइल जीते थे, और ये सिमिलर टाइटल्स से उनके फॉलोअर के द्वारा दिए जाते थे, उनकी स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रख के, शान शौकत को। कोई एटमॉस्फेयर कन्फ्रंट्रेशन का सिख्स और मुगल के बीच में इस पीरियड में नहीं था, ना ही कोई सिस्टमेटिकली कोई जो हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया जाता था या मारा जाता था। हिंस किसी भी ओकेजन्स पे, नो ओकेजन फॉर सिख या किसी ग्रुप जो है या किसी सेक्ट जो है स्टैंड फोर्थ, जो चैंपियंस हिंदू के भी थे अगेंस्ट कोई किसी भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के, रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ डिस्प्ले किए गए जो ऑर्थोडॉक्सी जो है ना, डिस्प्ले ऑर्थोडॉक्सी किए गए शाहजहां ने उसकी रेन की, उसकी जो है जब वो तख्त पे बैठा था शुरू में, और कुछ एक्ट ऑफ इंटॉलरेंस जैसे कुछ नए मंदिर को जो है तोड़ा गया, डिमोलिशेस ऑफ न्यू मंदिर। ही वॉज नॉट ए नैरो इन हिज आउटलुक विच वॉज फर्दर टेम्पर टुवर्ड, जो एंड ऑफ द रेन तक जो है वो बड़े ही, उसके जो लिबरल सन है दारान, जो एल्डर सन है शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, वे ऑफ टेम्परामेंट स्कॉलर और सूफी जो लव करते थे, उसे एक रिलीजियस डिवाइन मानते थे। उन्होंने हेल्प भी किया ब्राह्मण्स को काशी में, एंड ही गोट गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। बट उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क था वो था एंथोलॉजी ऑफ वेदास, इंट्रोडक्शन टू विच जो दारा डिक्लेयर करता है वेदा को एक हेमनली बुक है इस पॉइंट ऑफ टाइम, और कन्फ्रंट और उनको बराबरी देता है कुरान के। थोज ही अंडरलाइन, वो कहीं ना कहीं अपनी बिलीव्स को, जो अपने फंडामेंटल डिफरेंसेस जो हिंदू और मुस्लिम है उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश करता है। एक और सेंट थे, एक और पीर फकीर थे दादू, जो गुजरात में पैदा हुए, हु सीम्स टू जो रहे मोस्टली राजस्थान में रहते, तो उन्होंने भी नॉन सेक्टेरियन निपाक पाथ, एक मतलब ये भेदभाव वाला नहीं, एक सीधा रास्ता एक होकर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं हिंदू, or to bother with the revealed scripture of truth, asserted के indivisibility of Brahmins or the supreme reality।
तो जो सेम ये लिबरल ट्रेंड थे वो जो है हमने देखे लाइफ्स ऑफ वर्क में तुकाराम के भी, जो एक एक्सपोनेंट थे भक्ति के महाराष्ट्र में। अच्छा, पंढरपुर में जो एक सेंटर ऑफ महाराष्ट्र बना, महाराष्ट्र धर्म का, जो वर्शिप करते थे विथोबा को, एक फॉर्म ऑफ विष्णु था, जो बड़े पॉपुलर हो गए थे। तुकाराम जो थे हु स्टेटेड दैट ही वाज, वो एक शूद्रा पैदा हुए एंड यूज टू डू पूजा, वो गॉड की पूजा करते हैं अपने हाथों से। सो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड दैट ऐसे आइडियाज़ और प्रैक्टिस जो है वो ईजिली एक्सेप्ट किए जाएंगे बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स से, जो लीडिंग फेथ थे हिंदुइज्म या इस्लाम के, थोस गिविंग इन इंट्रेंच्ड पोजीशन और पावर और इन्फ्लुएंस उन्होंने एंजॉय की बड़े लंबे अरसे तक। जो सेंटीमेंट्स थे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ के, जो रघुनाथन, जो रघुनंदन ऑफ जो नवाद वीपी जो नायडा था बंगाल में, वो भी कंसिडर किए जाते हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल राइटर्स। उन्होंने धर्मचरिता पे है ना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑन धर्मशास्त्र मेडिवल इंडिया में। रघुनाथन जो है ना, उन्होंने असर्ट किया जो प्रिविलेजेस हैं कि ब्राह्मण जो है स्टेटेड के नन दैट अदर देन ब्राह्मण्स हैड अ राइट टू रीड स्कल्पचर्स और प्रीच, कि ब्राह्मण्स के सिवा जो है किसी के पास हक नहीं है कि वो जो है जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो किताबें हैं, जो वेदास हैं, उनको पढ़े और उनको समझे और उनको आगे बताए। और ये उन्होंने ये बात ख़त्म कर दी कहते हुए काली एज होगा जब जो है ओनली दो ही वर्ण होंगे, ब्राह्मण और शूद्रास। ठीक है, ब्राह्मण और शूद्रा सिर्फ दो ही होंगे वर्णास, और जो सही में ट्रू क्षत्रिय है वो गायब हो जाएंगे लॉन्ग टाइम, और वैश्या जो है अदर, वो जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी कास्ट जो है, कास्ट स्टेटस जो है वो खो देंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करे। रामदास जो महाराष्ट्र का है, जो बाद में एक स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं शिवाजी के, वो भी पुट फॉरवर्ड करते हैं फिलोसफी ऑफ एक्टिविज्म के वाज इक्वली वेमिनेंट इन असर्टेशन, जो वो प्रिविलेजेस जो है ब्राह्मण्स की, जो अमोंग हिंदूज भी टू जो है ये ट्रेंड जो है तौहीद का वो कंटिन्यू रहा और सपोर्ट किया बहुत सारे सूफी सेंट ने, कुछ स्मॉल ग्रुप्स जो थे उलामा का, उन्होंने इस चीज़ को डिनाउंस भी किया, मना भी किया। बहुत सारे लिबरल पॉलिसीज जो अकबर थी, जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर थे मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सिस के, तो ये रिलीजियस जो हैं नक्शबंदीज और वेरियस जो हैं ये एस्पेक्ट्स चलते रहे साथ साथ में। बट क्या हुआ कि जो प्रेस्टीज, जो इन्फ्लुएंस थी, जो नैरो ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट्स की रीअसर्टेशन, जो नए आइडियाज़ और बिलीव्स थे, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर का तो काम कर रहे थे। ठीक है, हिंदुइज्म और कहीं ना कहीं ये कल्चर इंटीग्रेशन के अंदर जो है, जो हिंदूज और मुस्लिम का मिल के रहना, इसमें कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे थे, ये छोटे छोटे जो है ये दीवार का काम कर रहे थे। लेकिन जो है ना, जो रिकरेंट कहीं लिबरलिज्म आया कि सब घुल मिल के रहेंगे, कुछ जो है ऑर्थोडॉक्सी थी, ये इंडियन हिस्ट्री में चलता रहा हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, तो जो दो डोमिनेट रिलीजन्स थे। तो जो क्लैश हुआ इन दो टर्म पे, वो सरफेस पे तभी आया, ये औरंगजेब के रेन के टाइम पे आया। और जो ब्रॉड, जो बड़ी रिलीजियस पॉलिसी, जो लिबरल रिलीजियस पॉलिसी अकबर ने रिवाइव की थी, वो कहीं ना कहीं एक नॉर्म था जो है मोस्ट ऑफ द जो मेडिवल पार्ट ऑफ द, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट करें, अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंस, जो भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, थोड़ा नहीं, उसकी वजह से बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस का डेवलप हुआ, इससे कहीं ना कहीं एक लिबरलिज्म आया रिलीजन्स के बीच में, कहीं ना कहीं घुल मिल के रहने की बातें आई। एवरी वन कैन हैव देयर पर्सनल गॉड की, पर्सनल जो है ना, पर्सनल गॉड का जो एक फीचर आया कि एवरी वन कुड प्रे, इससे कहीं ना कहीं जो है इंटीग्रेशन सोसाइटी में आई। और बहुत सारे उस टाइम के अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, बड़े लिबरल पॉलिसीज थे। औरंगजेब के टाइम पे थोड़े ये टकरार होने लगे वेरियस रिलीजन, तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल पे चल रहा था लिबरल पॉलिसीज भी के सब घुल मिल के रहना चाहिए, थोड़े से जो है आपस में टकरार वाली इंसिडेंट्स चलते रहे। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द टाइम दीज वर द पीसफुल पीरियड्स बिटवीन द टू रिलीजन। आफ्टर औरंगजेब और ब्रिटिश एरा में थोड़े नहीं, बहुत हद ज़्यादा ये कम्युनलिज्म और ये चीज़ें आई। बट ये जो है 18 सेंचुरी के बाद और उस 18 सेंचुरी में स्टार्ट हो, उससे पहले जो है देयर वाज नो सच थिंग। ओके, तो इतने रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।